हमाद फाउंडेशन का जो सबसे डिफ़िकल्ट पीरियड था ना, वो हमारी रजिस्ट्रेशन का पीरियड था। सर वो फाउंडेशन रजिस्टर करवाना था। क्योंकि मैं उस वक्त 18 साल का नहीं था। मैं जाता था गवर्नमेंट ऑफिस में कि यार मुझे फाउंडेशन रजिस्टर करवानी है, तो वो कहते थे कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। सर शनाख्ती कार्ड बनेगा तब आना। एक दफ़ा मुझे अच्छी तरह याद है, मैं रोड से जा रहा था स्कूल के बाद, तो पाकिस्तान का ना झंडा नीचे गिर रहा था हवा से। सो मैंने बड़ी कोशिश की कि वो झंडा ना गिरे। मैं कोई ऐसी चीज़ ढूंढ लूँ, कोई रस्सी ढूंढ लूँ या कोई पाइप ढूंढ लूँ कि जिससे मैं उस झंडे को बांध दूँ, झंडा ना गिरे। बगैर कुछ सोचे समझे वो टाई निकाली स्कूल की, झंडा बांधा और टाइट बांधा और मैं वहाँ से चला गया। देखिए, पेट्रियाटिज़म ना आप किसी के अंदर इंस्टॉल नहीं कर सकते। पेट्रियाटिज़म आपके अंदर बाय बर्थ होता है। मुझे आज भी याद है कि हमारा कराची में एक घर था गुलशन इकबाल में, जहाँ मेरी अम्मी ना जो सड़क पे कचरा उठाने वाले बच्चे होते थे ना, उनको खाना प्रोवाइड किया करती थी। तो वो रोज़ आते थे, खाना खाते थे हमारे घर से, और कभी अगर हमारे घर में खाना नहीं होता था तो मेरी अम्मी उनको 5 रुपए का सिक्का दिया करती थी। मतलब हमने तो खा लिया ना, उनको देने की क्या ज़रूरत है। 9th क्लास की ये बात है। हमारे ना एक टीचर थे सर फ़हीम, वो सबसे पूछ रहे थे ना कि आप क्या बनेंगे बड़े होके, आप क्या बनेंगे, आप क्या बनेंगे। जी अम्मा, आप बताएं आप क्या करेंगे बड़े होकर? सर मैं पाकिस्तान को चेंज करूँगा। उनतीस दिसंबर 2015 मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा अहम दिन था। उसकी वजह ये थी कि मैंने ये डिसाइड करा कि मैं पाकिस्तान में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाऊंगा जो कि वाकई चेंज लेकर आएगी। वो चेंज नहीं जो कि मेरी ज़ात की हद तक महदूद होगा, बल्कि वो चेंज जो वाकई पाकिस्तान उसके लिए तरस रहा था। मेरा आखिरी साल था स्कूल में और हर टीचर मुझे ये बताता था कि बेटा पाकिस्तान में ये मसला है, गुर्बत भी है, महंगाई भी है, बेरोज़गारी भी है, और पता नहीं दुनिया जहाँ के 50 मसाइल हमें गिनवा दी। लेकिन किसी ने भी मुझे ये नहीं बताया कि यार इसका सलूशन क्या है, ये चीज़ें ठीक होंगी कैसे। उन सारी चीज़ों को जवाब ढूंढने के लिए मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई 2015 में भी, और आज 2025 में भी 10 सालों बाद हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एक ही मकसद है, था और रहेगा, ट्रांसफॉर्मिंग पाकिस्तान बाय 2050। देखिए, जब आप इतने बड़े मकसद के लिए निकलते हैं और आप कोई ऐसी बात करते हैं जो कि नॉर्मली बच्चे या लोग नहीं करते कि जी मैं पाकिस्तान को चेंज करूंगा, तो ये इतना कॉमन नहीं है कि कोई इस तरह की बात करता है, और वो भी अपनी टीनेज लाइफ में। सो ये एक बड़ा मुश्किल टास्क होता है, अपने घर वालों को भी कन्विंस करना, अपने दोस्तों को कन्विंस करना। लेकिन अगर आपको पता है कि आप क्या अचीव कर सकते हो, तो फिर आपको किसी की परवाह नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अंग्रेजी की एक कहावत है कि समटाइम्स यू हैव टू सेक्रीफाइस ऑल फॉर अ विजन दैट नो वन कैन सी बट यू। हमारे ना एक टीचर थे सर फ़हीम, 9th क्लास की ये बात है, मेरे ख्याल है 2014-15 की बात होगी। वो सबसे पूछ रहे थे ना कि आप क्या बनेंगे बड़े होके, आप क्या बनेंगे, आप क्या बनेंगे। आप तो कोई कह रहा है मैं डॉक्टर बनूंगा, किसी ने कहा मैं मॉडल बनूंगा, किसी ने कहा मैं इंजीनियर बनूंगा, किसी ने जो जिसको समझ में आया। मेरी भी बारी आई। सर मैं पाकिस्तान को चेंज करूँगा। तो सारी जो हमारी क्लास थी ना, जितने भी लोग बैठे हुए थे, जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, वो ज़ोर से हंसे। उस दिन मुझे बड़ा बुरा लगा। मैंने कहा यार मैं कह रहा हूँ मैं पाकिस्तान को चेंज करूँगा, ये लोग हंस रहे हैं। मैं तो नहीं हंसा, इन्होंने बोला मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, वो हंसने लग गए। तो उस दिन मुझे एक बात समझ में आई कि जब भी आपका एक बड़ा मकसद होता है, आपका एक मिशन होता है, गोल होता है, और एक अजीम मकसद पे जब आप जाते हैं ना, और जब आप लोगों को बताते हैं, तो लोग आप पे 2 दफ़ा हंसेंगे। एक दफ़ा तब हंसेंगे जब आप उनको बताएंगे कि मैं ये अचीव करना चाहता हूँ, लोग हंसेंगे कि ये तो अचीव हो ही नहीं सकता। दूसरी दफ़ा लोग आप पे तब हंसेंगे जब आप वो अचीव कर चुके होंगे कि यार हाँ उस दिन हम हंसे थे और आज ये देखो ये बंदा अचीव कर चुका है। तो आज 10 सालों बाद वो जो मेरी क्लास में थे या मेरी यूनिवर्सिटी में थे या मेरे कॉलेज में मेरे साथ थे, आज वो वाली हंसी देखते हैं कि हाँ यार दूसरी वाली हंसी कि कुछ तो अचीव किया है हमाद फाउंडेशन ने 10 सालों में। मुझे आज भी याद है कि हमारा कराची में एक घर था गुलशन इकबाल में, जहाँ मेरी अम्मी ना
जो सड़क पे कचरा उठाने वाले बच्चे होते थे ना, उनको खाना प्रोवाइड किया करती थी। तो वो रोज़ आते थे, खाना खाते थे हमारे घर से, और कभी अगर हमारे घर में खाना नहीं होता था तो मेरी अम्मी उनको 5 रुपए का सिक्का दिया करती थी। मतलब मैं ये चीज़ क्लोजली देखता था कि ये क्या हो रहा है, मतलब मुझे समझ नहीं आता था कि ये क्यों, मतलब उनको खाना दे रही हैं, मतलब हमने तो खा लिया ना, उनको देने की क्या ज़रूरत है, या उनको 5 रुपए का सिक्का देने की क्या ज़रूरत है। हम भी कोई इतने ज़्यादा कोई अमीर तो थे नहीं, नॉर्मल हम भी मिडिल क्लास थे, लेकिन क्यों उनको पैसे दे रही हैं, क्यों उनको खाना दे रही हैं। उस वक्त मुझे कोई इस चीज़ के बारे में कोई अवेयरनेस नहीं थी। लेकिन फिर मैंने एक चीज़ महसूस करी कि उस वक्त ना 5 रुपए के सिक्के की कोई बहुत ज़्यादा अहमियत हुआ करती थी। अब तो 5 रुपए के सिक्के की कोई इतनी अहमियत नहीं। मैंने एक चीज़ ये महसूस करी, मेरी अम्मी मेरे सामने इसलिए किया करती थी कि मुझे अवेयरनेस आए कि जी हमने तो खाना खा लिया, इसका ये मतलब नहीं है कि सब ने खाना खा लिया है। हमारी ज़िंदगी में अगर कोई इशू नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि किसी की ज़िंदगी में कोई इशू ना हो। अगर आज मुझे अल्लाह ने अच्छा रखा हुआ है तो क़यामत के दिन मुझसे सवाल होगा कि जब हमने आपको इतनी फैसिलिटी दी, प्लेटफॉर्म दिया, आवाज़ दी, तो आपने क्यों लोगों की ज़िंदगी में चेंज नहीं लेकर आए। और अगर आज मैंने लोगों के लिए कुछ नहीं किया तो मैं ये किसी से एक्सपेक्ट ना करूँ कि कोई और आएगा, फरिश्ता आएगा और चेंज करके जाएगा। मुझे ही चेंज करके जाना है पाकिस्तान को, और मुझे किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। हमाद फाउंडेशन का जो सबसे डिफ़िकल्ट पीरियड था ना, वो हमारी रजिस्ट्रेशन का पीरियड था, क्योंकि मैं उस वक्त 18 साल का नहीं था। मैं जाता था गवर्नमेंट ऑफिस में कि यार मुझे फाउंडेशन रजिस्टर करवानी है, तो वो कहते थे कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, तुम तो 18 साल के ही नहीं हो, कैसे रजिस्टर हम तुम्हारे ऊपर करके दें। बड़ा वो मतलब गुस्से से मुझसे बात करते थे। सर फाउंडेशन की रजिस्ट्रेशन करवानी है। शनाख्ती कार्ड कहाँ है? सर शनाख्ती कार्ड तो नहीं है। क्यों? सर मैं 18 साल से कम का हूँ। जब शनाख्ती कार्ड बनेगा तब आना। मैं मतलब एक तरह से डिमोटिवेट तो नहीं कह सकते, एक सेटबैक के साथ घर आ जाता था कि यार मैं तो 18 साल का नहीं हूँ। इवेंचुअली मैं 18 साल का हुआ, फिर गया फाउंडेशन रजिस्टर करवाने। उन्होंने मुझसे कहा कि जी आपको 7 लोग लेके आने होंगे, जो कि फाउंडेशन रजिस्टर करने के लिए एक रिक्वायरमेंट है बेसिक गवर्नमेंट की। मैंने कहा यार ये 7 लोग अब होंगे कौन। 7 लोग ढूंढने का मिशन शुरू हुआ। मैंने दोस्तों से बात की, कज़न से बात की, सो ये 7 लोग जमा हो गए। जब मैंने उनसे कहा कि जी मुझे आपके डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपका CNIC चाहिए, आपकी दूसरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो उन्होंने कहा नहीं 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 भाई ये तो हम नहीं दे सकते, ये तो कुछ पंगे वाला काम है। वो भाग गए। मुझे 2 साल लगे। 2 साल के अंदर 7 लोग मैंने जमा किए कि जी फाउंडेशन रजिस्ट्रेशन के लिए मैं उनको कन्विंस कर सकूं। ये सबसे मुश्किल काम था कि मैं उन 7 लोगों को ये यकीन दिलाऊं कि जी हम सही काम करेंगे, हम कोई ऐसा गलत काम नहीं करेंगे, हम पाकिस्तान के लिए काम करेंगे। ये सबसे मुश्किल पीरियड था कि मैंने 7 लोगों को कन्विंस किया एक फाउंडेशन रजिस्टर करवाने की। देखिए पेट्रियाटिज़म ना आप किसी के अंदर इंस्टॉल नहीं कर सकते। पेट्रियाटिज़म आपके अंदर बाय बर्थ होता है या आपके आसपास के कल्चर से आपके अंदर आता है। शायद आप जो मुझे इतना पेट्रियाटिक देखते हैं, शायद मेरी फैमिली की वजह से है कि वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान को अपनी ज़िंदगी में वो एक अच्छा मुल्क देखना चाहते हैं। शायद यही वजह है जो मेरे अंदर आई है कि मैं पाकिस्तान पे किसी भी किस्म की उंगली उठता हुआ नहीं देखना चाहता। मैं पाकिस्तान को एक अच्छा मुल्क देखना चाहता हूँ। एक दफ़ा मुझे अच्छी तरह याद है, मैं रोड से जा रहा था स्कूल के बाद, तो पाकिस्तान का ना झंडा नीचे गिर रहा था हवा से। सो मैंने बड़ी कोशिश की कि वो झंडा ना गिरे। मैं कोई ऐसी चीज़ ढूंढ लूँ, कोई रस्सी ढूंढ लूँ या कोई पाइप ढूंढ लूँ कि जिससे मैं उस झंडे को बांध दूँ, झंडा ना गिरे। लेकिन ऐसी मुझे कोई चीज़ नहीं मिली। तो मैंने देखा मैं ऐसा क्या करूँ कि वो झंडा ना गिरे। मेरे गले में ना स्कूल की टाई लटकी हुई थी। मैंने बगैर कुछ सोचे समझे वो टाई निकाली स्कूल की, झंडा बांधा और टाइट बांधा कि वो हवा से ना गिरे, और मैं वहाँ से चला गया। और मुझे अच्छी तरह याद है उसके नेक्स्ट डे असेंबली में मुझे टीचर ने बाहर निकाला, पनिश भी किया और सबके सामने बातें भी सुनाई। उन्होंने मुझे पूछा आपकी टाई कहाँ गई, तो मैंने उन्हें कहा मुझसे खो गई। लेकिन मुझे पता है वो खोई नहीं थी, मैंने वो पाकिस्तान के झंडे पे बांधी थी कि मेरे मुल्क का झंडा ज़मीन पे ना गिरे। पाकिस्तान में अगर चेंज आया इतनी मुश्किलात के बाद, इतने सालों बाद, अगर पाकिस्तान में चेंज आया तो वो सिर्फ स्टूडेंट ला सकते हैं, और दूसरा ऐसा कोई कम्युनिटी नहीं है जो कि पाकिस्तान में चेंज ला सके। उसकी वजह पता है क्या है? स्टूडेंट हमारे इस मुल्क के लेटेस्ट
एजुकेशन से अवेयर होते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अवेयर होते हैं। सोशल मीडिया की सबसे बड़ी ताकत है जो कि आज स्टूडेंट्स के पास है, जेन ज़ी के पास है। हमाद फाउंडेशन ने अपनी एक स्टूडेंट फेडरेशन बनाई है जिसको एक ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिला है। पता है क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स कहते हैं हमारे पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ही नहीं है जिसको हम ज्वाइन कर सकें और पाकिस्तान को चेंज करने के लिए अपना स्किल्स दे सकें, अपना टाइम दे सकें। हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। हमाद फाउंडेशन एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है उन स्टूडेंट्स के लिए, उन लोगों के लिए, उन जेन ज़ी के लिए जो कि वाकई चाहते हैं पाकिस्तान में चेंज लेकर आना। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म दूसरा पाकिस्तान में है ही नहीं जो कि स्टूडेंट्स के साथ मिलकर पाकिस्तान में चेंज ला रहा हो। हमाद फाउंडेशन का जो स्टूडेंट फेडरेशन है उसके अंदर कोई 80+ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो कि आज हमारी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल्स में एज अ रिप्रेजेंटेटिव काम कर रहे हैं। उन्होंने हमाद फाउंडेशन एज अ वॉलंटियर ज्वाइन की थी और आज उनके पास लीडरशिप के रोल्स हैं। कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां वॉलंटियर्स को, स्टूडेंट्स को लीडर्स बनाया जाता है? हमारे मुल्क में लीडर्स की कमी है। हमने इन्हीं स्टूडेंट्स से, इन्हीं रिप्रेजेंटेटिव से वो लीडर्स निकालने हैं जो कि आने वाले 15-20 सालों में, जिसको इंशाल्लाह जेन ज़ी रूल करने वाली है, पाकिस्तान को एक अजीम मुल्क बनाएंगे और यही स्टूडेंट्स बनाएंगे। हमने अपना सबसे पहला प्रोजेक्ट खोला रोटी बैंक का, जो कि इटसेल्फ एक यूनिक प्रोजेक्ट है जहां पे 5 या 10 रुपए में लोगों को वो रोटी प्रोवाइड की जाती है जिसकी मार्केट वैल्यू मेरे ख्याल है 25 से 30 रुपए है। और एक रोटी बैंक से हमारे एक फैमिली 10 से 12 हजार रुपए सेव करती है। यही 10 से 12 हजार रुपए वो लोग अपने माँ बाप की दवाई पे, बच्चों की स्कूल फीस पे और अपने महंगे बिलों जो बिजली के आते हैं उन पे खर्च कर सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज था और ये चेंज की पहली हवा थी जो हमने महसूस करी कि हाँ जी, रोटी बैंक हमने खोला, उससे लोगों को कितना फ़ायदा हो रहा है कि लोगों के पैसे बच रहे हैं। लोग दूर दूर से आते थे हमारे रोटी बैंक्स पे रोटी लेने के लिए। देखिए, हमाद फाउंडेशन के ना बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि हर उस फील्ड में काम करें जहां लोगों को किसी भी किस्म की एम्पावरमेंट की ज़रूरत होती है, चाहे वो मेडिकल की फील्ड हो, रोटी की फील्ड हो, स्किल्स की फील्ड हो, एजुकेशन की फील्ड हो, इवन एम्प्लॉयमेंट की फील्ड हो। हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हम लोगों को स्मॉल बिजनेस सेटअप्स प्रोवाइड करके देते हैं, जिसके तहत लोगों को हम एम्पावर करते हैं। अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हम कोई 70+ लोगों को एम्पावर कर चुके हैं जिनको हमने स्मॉल रोजगार सेटअप्स दिए हैं, एक तरह से अपना कारोबार शुरू करवा के दिया है। ये वही लोग हैं जिनका हाथ पहले मांगने वाला हाथ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब वो देने वाला हाथ बन गया है और अब वो इतने एम्पावर हो गए हैं कि ना कि उनकी मदद की जाए, अब वो लोग दूसरों की हेल्प कर रहे हैं। और याद रहे कि वो एक शख्स नहीं होता जिसको हम रोजगार देते हैं, वो एक पूरा खानदान होता है जो कि गुर्बत की लकीर से बाहर आ जाता है। कुछ साल पहले ना हम लोग खुशदार गए अपने वाटर प्लांट लगाने के लिए, तो वहाँ पे मैंने देखा कि बच्चे ना सुबह सुबह पानी भर रहे थे और वो एक नॉर्मल वीकडे था। मैंने बच्चों से पूछा कि यार आप लोग स्कूल नहीं गए? तो उन्होंने कहा कि जी हमारे पास तो स्कूल नहीं है और ना हम स्कूल जाते हैं, ना यहाँ करीब में कोई स्कूल है। तो जब मैंने लोगों से मालूम किया, बातचीत की, तो पता ये चला कि यहाँ कई किलोमीटर दूर स्कूल तो है बट वहाँ टीचर्स नहीं आते और वहाँ पे कोई इतना अच्छा निज़ाम है नहीं। उस दिन मैंने ये डिसाइड किया कि यहाँ हमने एक स्कूल बनाना है। जब हमने उनको स्कूल में एडमिशन दिया, उनको हमने इंग्लिश सिखाने की कोशिश की, उर्दू सिखाई। उनको उर्दू तक नहीं आती थी, वो अपनी नॉर्मल बलोची ब्रावी ज़बान में बात किया करते थे। हमने उनको उर्दू पे कन्वर्ट किया, पहले उर्दू सिखाई, उसके बाद अब वो हम उनको इंग्लिश सिखा रहे हैं। और इस स्कूल को बने हुए कोई 3 से 4 साल हुए हैं और इस स्कूल की एक मुनफरिद बात ये भी है कि उन बच्चों में से मोस्टली ऑर्फन है, उनके माँ बाप या भाई बहन या किसी न किसी रिश्तेदार का दहशतगर्दी के वाक़े में शहीद होने का किस्सा है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज था कि हमने जहाँ पे टेररिज्म से हिट हुआ था खुशदार, हमने वहाँ बच्चों को किताब दी, बच्चों को कलम दिया, बच्चों को वो एजुकेशन दी जो कि शायद किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल में मिलती है। हमने एक अभी अपना प्रोजेक्ट बनाया है स्किल वैली के नाम से, जहाँ पे कोई 30-40+ कोर्सेज हम बच्चों को करवा रहे हैं, जिसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, वीडियो एडिट है, सिलाई है, क्रोशे है। वो सिर्फ इसीलिए है कि हमने लोगों को एम्पावर करना है, उनको ऐसी स्किल देनी है कि आगे जाके वो दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके और ईमानदारी के साथ एक प्रैक्टिकल लाइफ में वो पैसे कमा सके। अक्सर हम सुनते हैं पाकिस्तान में पानी के मसाइल हैं, इसका सोल्यूशन डैम्स हैं, लेकिन डैम बनाना कोई आसान काम नहीं है। तो कई 2 से 3 साल पहले
बड़े डॉक्टर आदिल हमारे KPK के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनकी हमें कॉल आई कि जी हमारे पास एक जगह है, बंदा डोनेट करने के लिए रेडी है, हम यहाँ डैम बनाना चाहते हैं। मैंने कहा यार डैम में तो बड़ा खर्चा होगा, हमारे पास तो इतने वसाइल नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, वो बंदा अब जगह भी देने के लिए तैयार है और पूरे गाँव के लोग फ्री ऑफ कॉस्ट मजदूरी करने के लिए तैयार है। हमने सिर्फ एक्सकेवेटर्स और जो ट्रैक्टर्स और जो ट्रॉलीज आएंगी उनका खर्चा देना है और जो बजरी, रेत, सीमेंट वो सब हमने जो है ना वो देना है। मैंने कहा ठीक है चलें इसको स्टार्ट करते हैं। जब हमने ये डैम स्टार्ट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह विदिन 20 to 25 डेज हमने पाकिस्तान में डैम बनाया और उस डैम की कैपेसिटी 94 लाख गैलन्स है, यानी ऑलमोस्ट कोई 50 करोड़ लीटर पानी आ जाता है। और जब मानसून की बारिशें होती हैं तो वो डैम की कैपेसिटी फुल हो जाती है और 25 से 30 हज़ार लोगों का पानी का मसला हल हो गया। मस्जिदों ने वहाँ से पाइपलाइन लगा के अपने वजू खाने में पानी लाना शुरू कर दिया। इसके अलावा जब वो पानी ओवरफ्लो होता है तो हमने वहाँ पे एक ड्रेनेज का सिस्टम बनाया हुआ है, तो जितना भी ओवरफ्लो पानी होता है वो लोगों के खेतों में जाता है। देखिए कोयटा स्किल सेंटर हमारा वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट प्रोजेक्ट था कि जो हमने बनाया, उसको चलाया। उसकी रीज़न ये थी कि वहाँ हमें सबसे ज़्यादा मुश्किल हुई लोगों को ये कन्विंस करने के लिए कि जी हम आपको अवेयर करना चाहते हैं, हम आपको स्किल्स देना चाहते हैं, लेकिन हमें बड़ा टाइम लगा उन लोगों को कन्विंस करने में कि यार ये स्किल्स आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। क्योंकि देखें हर जगह के लोग पाकिस्तान में अलग तरीके से सोचते हैं, कराची के लोग अलग सोचते हैं, कोयटा के लोग अलग सोचते हैं, KPK या पंजाब आप जाएं तो वो लोग अलग सोचते हैं। हमें बड़ी मुश्किल लगी उन लोगों को कन्विंस करने में कि यार आपके लिए स्किल आपको अंदाज़ा ही नहीं कि कितनी ज़रूरी है। और जो लोग जो दहशतगर्दी जिन्होंने बचपन से देखी, जिन्होंने ऐसा कभी तसव्वुर ही नहीं करा कि कोई एक ऐसा इदारा आएगा उनके शहर में, उनके घर के पास, जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट IT के कोर्सेज, कंप्यूटर के कोर्सेज, इंग्लिश के कोर्सेज और वो कोर्सेज जिसकी हज़ारों रुपए फीस है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उन लोगों को करवाया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज था जो कि हमने कोयटा के लोगों को दिया। देखिए हमाद फाउंडेशन का जो मेडिकल कॉम्प्लेक्स है वो बड़ा एक इम्पैक्टफुल प्रोजेक्ट है। पता है क्यों? क्योंकि वहाँ से अब तक 50,000 से ज़ायद पेशेंट्स तिब्बी मुआयना करवा चुके हैं और सेहतयाब हो चुके हैं। 50 रुपए के अंदर उनको वो मेडिसिन, वो OPD, वो डॉक्टर की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है जो कि शायद मार्केट में अगर वो जाएं तो 1500-2000 की होती है। 100 रुपए में उनको वो अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है जो कि शायद मार्केट में 5-7 हज़ार रुपए का होता है। 100 रुपए में उनका वो आई चेकअप किया जाता है, वो ग्लासेस बना के दिए जाते हैं जिसकी मार्केट वैल्यू शायद 1500-2000 है। हमने अपना फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट बनाया, हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर बिठाए और वो फिजियोथेरेपी जिसका एक एक सेशन हज़ारों रुपए का होता है हम सिर्फ 100 रुपए में करते हैं। सिर्फ इसलिए पैसे उनसे लेते हैं कि उनकी इज्जत नफ्स मजरू ना हो। हमारा वही मिशन है कि हमने लोगों को मांगना नहीं बल्कि ख़रीदना सिखाना है। देखें जो हमारे वाटर प्लांट्स लगे हुए ना पूरे पाकिस्तान के अंदर, वो लोगों को इतना ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा रहे हैं कि जो बयान हो ही नहीं सकता। एक शख्स जिसकी ज़िंदगी ये थी, एक खातून जिसकी ज़िंदगी ये थी कि उसने सुबह उठना है, घर से निकलना है, बाल्टियाँ उठानी है, मटके उठाने हैं, सरों पे भी रखना है, हाथ में भी उठाना है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब हमाद फाउंडेशन के वाटर प्लांट्स सिंध और बलूचिस्तान के ऐसे ऐसे हमने गाँव में लगाए हैं जहाँ इंसान का पहुँचना भी कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। अब उन लोगों के घरों के बाहर ऐसे वाटर प्लांट्स हैं जहाँ सर्दी में गर्म और गर्मी में ठंडा पानी उनके घर की दहलीज पे उनको बड़ी आसानी से मयसर है। और अच्छी बात यह है कि ये एक सदका जारिया है। जिन लोगों ने हमें इसके लिए सपोर्ट किया है आज दिन तक उन्हें इसका सवाब मिल रहा है। देखिए जो हमाद फाउंडेशन का ट्रांसफॉर्मिंग पाकिस्तान बाय 2050 का जो एक मैनिफेस्टो है वो हमने बड़ा ईजीली लोगों को समझाने के लिए 5 स्टेप्स में हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। सबसे पहला वुमेन एम्पावरमेंट। ख़वातीन को एम्पावर किए बगैर आप ट्रांसफॉर्मेशन ला ही नहीं सकते। ख़वातीन इस ट्रांसफॉर्मेशन की बुनियाद है। दूसरा है यूथ एम्पावरमेंट। हमारे मुल्क की सबसे ज़्यादा जो आबादी है वो जेनजी यूथ है। अगर आज ये यूथ डिसाइड कर ले कि हमने किसी से भी झुक के नहीं रहना, सबकी आंखों में आंखें डाल के बात करनी है, अगर कुछ गलत हो रहा है तो हमने आवाज़ उठानी है, तो कोई रोक ही नहीं सकता इस मुल्क को चेंज से। तीसरी चीज़ इसके अंदर है पॉलिटिकल अवेयरनेस। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम रोड पे जाएं, एहतजाज करें, टायर जला के रोड बंद करें। पॉलिटिकल अवेयरनेस का सिंपल मतलब यह है कि अगर आज
किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है तो आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि हमने उसके साथ जाके खड़ा होना है, उसको अवेयरनेस देनी है, उसको सपोर्ट करना है। ये पॉलिटिकल अवेयरनेस है। चौथा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमाद फाउंडेशन के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, मेडिकल, स्कूल, स्किल वैली, रोटी बैंक, रोजगार प्रोजेक्ट हैं, सब हमारे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आते हैं। पांचवी इसके अंदर चीज़ है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के बारे में कोई बात ही नहीं करता। पाकिस्तान की वन ऑफ द बिगेस्ट इशू क्लाइमेट चेंज है। पाकिस्तान दुनिया में टॉप 10 कंट्रीज में आता है क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। अगर आज हमने क्लाइमेट पे लोगों को अवेयरनेस नहीं दी, बात नहीं की, तो पाकिस्तान के जो आने वाले वक्तों में इतनी बड़ी तादाद में हम फ्लड्स एक्सपेक्ट करें, जो हमारे ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, और इतनी बड़ी तादाद में लोगों को अर्बन फ्लडिंग की वजह से मूव करना पड़ेगा और वो अर्बन शहरों में आएंगे और दुनिया जहाँ के मसले फिर हमारे अर्बन सिटीज़ में शुरू होंगे। जो पाकिस्तान के लोग हैं ना, उनका दिल बहुत ज़्यादा बड़ा है। शायद हम लोग उतना टैक्स नहीं देते हम लोग जितनी डोनेशंस करते हैं। ज़कात के अलावा भी बहुत बड़ी बड़ी डोनेशंस लोग करते हैं और हमाद फाउंडेशन उस बात का सबूत है। हम जो आज 10 साल हमने पूरे किए हैं सिर्फ 2 वजह से किए हैं। एक सोशल मीडिया, दूसरी लोगों की सपोर्ट। अगर ये 2 चीज़ें आज हमारे पास ना हो तो हम 10 साल हमारे लिए नामुमकिन हो जाता पूरे करना। तो मेरी लोगों से यही हमेशा से रिक्वेस्ट है कि रमज़ान का टाइम बहुत ही ज़्यादा करीब है और हमाद फाउंडेशन एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे जब आप हमाद फाउंडेशन को सपोर्ट करते हैं ना, तो आप सिर्फ लोगों को एम्पावर नहीं कर रहे, आप इनडायरेक्टली या डायरेक्टली पाकिस्तान के ट्रांसफॉर्मेशन में अपना हिस्सा डाल रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो 2025 का साल है, ये मैं डेडिकेट करूँगा जेन ज़ी के नाम, क्योंकि उन सारे वॉलंटियर्स के नाम जो कि एक अनसंग हीरोज़ थे और अननोन लोग थे। मैं उन्हें नहीं जानता था, वो मुझे नहीं जानते थे। और आज जब ये साल ख़त्म हो रहा है, हमाद फाउंडेशन अपने 10 साल पूरे कर रहा है, तो वो हमाद फाउंडेशन के अंदर इम्पॉर्टेंट डेजिग्नेशंस के अंदर बैठे हुए हैं। वो हमारी यूनिवर्सिटीज़ के प्रेसिडेंट्स हैं, वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, जनरल सेक्रेटरीज़ हैं, और उनके पास एक लीडरशिप रोल है पाकिस्तान को आगे ले जाने का। और मैं उन्हें नहीं जानता था। आज से कुछ महीने पहले रैंडमली हमारी मुलाकात हुई, प्रोजेक्ट्स पे उन्होंने आना शुरू किया, हमारी सलाम दुआ हुई, हमारी टीम से उनकी अच्छी बातचीत हुई, और आज वो ऐसी डेजिग्नेशंस पे मौजूद हैं जो कि सिर्फ हमाद फाउंडेशन में ही हो सकता है। ना वो मेरे कोई रिश्तेदार हैं, ना वो मेरे दोस्त हैं, वो मेरिट पे ऊपर आए हैं अपनी स्किल्स के ज़रिए, अपनी मेहनत के ज़रिए, और आज वो इम्पॉर्टेंट डेजिग्नेशंस होल्ड कर रहे हैं हमाद फाउंडेशन के अंदर। तो उन लोगों को मैं ख़ास शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने 2025 को अपना साल बनाया और आपने 2025 को हमाद फाउंडेशन की जब 10 साल पूरे हो रहे हैं एक ग्रैंड सक्सेस में कन्वर्ट किया। के काम में हिस्सा डालें, क्योंकि जो हमारे पास है वो सबके पास नहीं, इसे सब तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है।